तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यह कंप्लीट वीडियो डिफरेंट पार्ट में होगा, तो आप उन सारे पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर शुरू करते ही सबसे पहले यह बात सामने आती है कि एक्चुअली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बने होते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बने होते हैं जो कि सिंपल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नॉट अ सिंपल। ठीक, सिंपल ना होने का मतलब यह है कि जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होने का मतलब है कि इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है या तो केमिकल फार्मूला है क्या होगा, सिंपल कंपाउंड की कंपैरिजन में थोड़ा टिपिकल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक, तो अब इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा कि एक मेटल एटम होता है। इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एक मेटल एटम होगा। ठीक, और वह मेटल एटम क्या होगा कि हमेशा या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ या तो एनायन के साथ, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ या तो एनायन के साथ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा बॉन्डेड होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सिंपल बिल्कुल भी नहीं होते। कहने का मतलब है कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा, केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूला या तो केमिकल फार्मूला क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा सिंपल कंपाउंड के कंपैरिजन में। ठीक, और इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में क्या होगा कि एक मेटल एटम होता है और वह मेटल एटम या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा या तो एनायन से अटैच्ड होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बना के। ठीक, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। तो ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें कोबाल्ट मेटल एटम है जो कि NH3 के साथ NH3 के साथ NH3 के साथ बॉन्डेड है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो NH3 है, यहाँ पे जो NH3 है वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कोबाल्ट है यह अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच आपस में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, नॉट अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, क्यों नहीं होगा कोवैलेंट बॉन्ड? एक्चुअली क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कोई एक एटम होता है। कोवैलेंट बॉन्ड समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई फर्स्ट एटम है, वह फर्स्ट एटम क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई दूसरा एटम होगा, सेकेंड एटम, और वह अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों एटम के बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वह म्यूचुअली होती है दोनों की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं म्यूचुअल
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय बोथ एटम। ठीक, तो हमने यह देखा कि यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कैसे बनेगा, कोई एक एटम होगा वह अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और कोई दूसरा एटम होगा वह अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तब जाके बॉन्ड बनाएंगे, तब जाके वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये इस टाइप की बॉन्डिंग इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं होती है। तो अब बात यह आती है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड समझने के बाद हम अब यह जानते हैं कि जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता तो कौन सा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ना होकर के इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कोई एक मेटल एटम होता है। वो मेटल एटम क्या करेगा कि किसी दूसरे मेटल एटम के साथ, माना यहाँ पे कोई दूसरा मेटल एटम भी है, वो मेटल एटम में यहाँ पे क्या करेगा कि अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम सेकेंड जो बी है उसको डोनेट कर देगा। ठीक, डोनेट करेगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यह एक क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। ठीक, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। तो इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या पाया जाएगा, इन दोनों एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों एटम के बीच क्या होता है, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, किसी एक एटम के द्वारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटली डोनेट कर दिया जाएगा एटम सेकेंड को। ठीक, तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम डोनेट करेगा उसे डोनर बोलते हैं और जो एक्सेप्ट करेगा उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक, ठीक यही वाली बॉन्डिंग इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल एटम के साथ और इससे जो बॉन्डेड लिगेंड होगा, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया है, इन दोनों के बीच यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इतना कुछ समझने के बाद अब हम यह जानते हैं कि यह जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इनके बारे में हम पढ़ते ही क्यों हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनका डिफरेंट एरियाज में इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। ठीक, जैसे कि प्लांट की बात करें, प्लांट में क्या होता है कि एक क्लोरोफिल नाम का तत्व पाया जाता है। प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और यह जो क्लोरोफिल होता है यह मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ठीक, ठीक इसी प्रकार हम लोगों के बॉडी के ब्लड में क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन जो होता है एक्चुअली ये होता है आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ठीक, ठीक इसी प्रकार विटामिन B12 होता है, वो भी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो ये सब देख रहे हैं आप कि ये कितने इम्पोर्टेंट हमारे वुमेन बॉडी के लिए हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सिंपल नहीं होते, वो स्ट्रक्चर में चाहे केमिकल फार्मूला में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे कंपैरिजन में किसके, सिंपल कंपाउंड के कंपैरिजन में। और इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में क्या होगा कि एक मेटल एटम होगा और वह मेटल एटम क्या होगा, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या तो किसी एनायन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है उसका मैं एग्जांपल देखिए यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इस टाइप की बॉन्डिंग होगी
और कोवेलेंट बॉन्ड में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, इस टाइप की, जिसमें म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई बोथ एटम। ठीक, इतना कुछ समझने के बाद अब बात यह आती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में किसने बताया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बताने के लिए, समझाने के लिए डिफरेंट प्रकार की थ्योरी हैं। ठीक, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, वर्नर थ्योरी आई, डिफरेंट प्रकार की थ्योरी आई समय समय पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बताने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले जो अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। ठीक, तो अल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले क्या किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फार्मूलेट किया। उन्होंने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे फार्मूलेट किया जाएगा, कैसे फार्मूला दिया जाएगा, उसका कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले वर्नर ने बताया। वर्नर ने किस बेसिस पे ऐसा बताया, तो उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन किया। ठीक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया और उन्होंने यह बताया। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो वर्नर ने क्या किया कि एक डिफरेंट ऑर्डर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया। ठीक, डिफरेंट ऑर्डर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, जैसे कि CuCl3 CxNH3 एक कंपाउंड, और एक और कंपाउंड लेते हैं CuCl3 4NH3 CuCl3 5NH3। तो इस प्रकार उन्होंने डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट ऑर्डर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए। ठीक, तो उन्होंने इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिया और क्या किया कि उन्होंने इसे एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, और रिएक्ट करा के उन्होंने देखा कि इन सारे डिफरेंट ऑर्डर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराया जा रहा है तो उस सॉल्यूशन में AgCl मिल रहा है। ठीक, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा था। ठीक, तो उन्होंने यह देखा कि डिफरेंट ऑर्डर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया जाए तो सॉल्यूशन में क्या मिल रहा था, सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा था। तो इसका मतलब उन्होंने एक और चीज़ देखी कि जब ये जो AgCl मिल रहा था तो ये तो मिल रहा था, लेकिन इसकी जो मात्रा थी वो डिफरेंट थी, सब में अलग अलग मात्रा थी। ठीक, जैसे किसी में AgCl की मात्रा कहीं एक Cl बार हो रहा है, कहीं 2 Cl बार हो रहा है। उन्होंने देखा कि सॉल्यूशन में AgCl तो मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसका जो अमाउंट है वह डिफरेंट है। ठीक, तो वो अमाउंट कैसे डिफरेंट किया, वो डिफरेंट अमाउंट कैसे उन्होंने मेजर किया, तो उन्होंने क्या किया कि उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर किया। उन्होंने क्या किया कि उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर किया। तो कंडक्टिविटी मेजर किया और उन्होंने देखा कि जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक, जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज़्यादा है उसका मतलब क्या है कि उसमें फ्री अफायंस ज़्यादा हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा, AgCl की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक, उन्होंने इस आधार पे ये चीज़ बताया। ठीक, और जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, उसमें फ्री अफायंस या आयनाइज पार्ट क्या होगा, कम होगा, यानी AgCl की मात्रा कम होगी। उन्होंने यह देखा। इतना कुछ ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या देखा उन्होंने यह देखा कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से जो डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे कि मेटल एटम के साथ क्लोरीन है और साथ में अमोनिया है, तो उन्होंने यह देखा कि किसी भी कंडीशन में, कोई भी रिएक्शन कराने में, किसी भी कंडीशन में उन्होंने यह देखा कि ये Cl वाला पार्ट तो बाहर हो जा रहा था, लेकिन यह अमोनिया वाला पार्ट बाहर नहीं हो रहा था। ठीक, किसी भी कंडीशन में। तो उन्होंने क्या किया कि एक
अपना कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि इसमें जो आयनाइज पार्ट है, ठीक, उसको अलग लिखा जाए और जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है मेटल एटम के साथ लिखा जाए अलग। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया कि जो आयनाइज पार्ट होगा, ठीक, आयनाइज पार्ट जो होगा, तो उन्होंने बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू लिखा जाएगा। ठीक, और तो उन्होंने बताया कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से पार्ट रहेंगे, तो उन्होंने बताया कि उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो पार्ट होंगे जो आयनाइज नहीं हो रहे हैं और साथ में जो मेटल एटम है उसको, और जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, और जो आयनाइज हो रहा है जैसे यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट, तो वो क्या होगा, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। ठीक, उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया, इसके आधार पर उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, उन्होंने यह बताया। इसके बाद उन्होंने एक इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। क्या दिया, उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी को हम लोग वर्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्या बताया उन्होंने, कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एटम होगा वह दो प्रकार की वैलेंसी शो करेगा। ठीक, क्या करेगा, कोई भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एटम होगा वो क्या करेगा, दो प्रकार की वैलेंसी शो करेगा। एक होगा, पहला होगा प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, अब यहाँ पे बात यह आती है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ये क्या होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी का यहाँ ये मतलब है कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब कि किसी भी एटम पे कितने आयंस हैं, कितना चार्ज है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कहने का मतलब यदि किसी एटम या मॉलिक्यूल को अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं तो वह कितने आयन में डिसोसिएट होता है, यानी उस पर कितने चार्ज आएंगे, एक्चुअली उस चीज़ को बताता है प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कितने आयन में डिसोसिएट होता है या उस पर कितना चार्ज है, या तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ पे इसको ही लिख सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब आयोनाइजेबल। ठीक, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो आयनाइजेबल होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी का होगा। ठीक, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, अब इसे समझते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्या होता है कि जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6। ठीक, एग्जांपल में इस कंपाउंड को लिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इसे ब्रेक किया जाए तो ये 4K+ के साथ अलग हो जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अपना सेपरेट अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो K4 अपने आयंस के साथ अलग ब्रेक हुआ है, तो ये शो कर रहा है अपना प्राइमरी वैलेंसी। तो हम लोग इसमें क्या वर्णन ने क्या बताया था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एटम, ये मेटल एटम कौन है इसमें, आयरन,
तो यहाँ पे जो आयरन का प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे इससे, इस चार्ज को इंक्लूड करके। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या होगा, ठीक। यानी कि आयनाइजेबल पार्ट, आयनाइज होने के बाद उसकी कितनी वैलेंसी है, ठीक। तो ये हो गई प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली वो होती है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई भी मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मेटल एटम के साथ, आयरन के साथ 6 एटम क्या कर रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ। मैंने अभी बताया था जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे नॉन आयनाइजेबल पार्ट है ये, और ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट में जो मेटल एटम किससे कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से Cn के साथ। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसका नंबर, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। कि मतलब कोई भी मेटल एटम के साथ कोई भी एटम, अदर एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसे हम क्या कहें, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे 6 एटम क्या किया है, इस मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक। और इसी कोऑर्डिनेशन नंबर को हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से, ठीक। किस नाम से जानेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं मेटल एटम के साथ, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे अगर Cn 5 Cn अटैच्ड होते कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाता, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 5 हो जाती, ठीक। इसी के अंतर्गत एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल कोबाल्ट है जो कि NH3 के साथ अटैच्ड है, ठीक। 6NH3 के साथ अटैच्ड है। तो अब अगर हम कहें कि इसमें से इस कंपाउंड में मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो मेटल एटम है कितने अदर एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये कोबाल्ट है यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब कोबाल्ट की यहाँ पे 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना हो जाएगी, ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल ये भी है, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, ठीक। तो ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक। इसके बाद वर्नर ने सेकेंडरी लिंकेज के बेस पे, ठीक, वर्नर ने क्या किया इसके बाद कि सेकेंडरी लिंकेज के बेस पे उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेकेंडरी लिंकेज है, ठीक, यानी कि सेकेंडरी लिंकेज ये वाला पार्ट, इससे बना जो पार्ट है वो क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट उसका होगा, ठीक। क्या होगा, जो सेकेंडरी लिंकेज से बना पार्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसका एक स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट होगा। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, कोबाल्ट क्या किया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ स्पेशल अरेंजमेंट में क्या है, अटैच्ड है, इसका स्पेशल स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ठीक। तो उन्होंने ये बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी यानी सेकेंडरी लिंकेज वाला पार्ट हमेशा क्या करेगा, एक स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट उसका होगा, और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है,
सेकेंडरी लिंकेज का पार्ट है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर होगा वो तो मैंने बताया कि सेकेंडरी लिंकेज वाला पार्ट हमेशा स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट होगा उसका। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट पीछे, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो NiCO4 है ये क्या करेगा कि यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉरी निकिल सेंटर एटम है। यहाँ पे निकिल क्या है, 4 कोबाल्ट एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम पूछें कितना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगी, वो भी 4 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे यह अरेंजमेंट कौन सा अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि निकिल 4 कोबाल्ट एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच्ड है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। ठीक, CuNH3 का होल 6। ठीक, ये सेकेंडरी लिंकेज वाला पार्ट है। ठीक, तो इसका एग्जांपल लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। NH3 तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट सेंटर मेटल एटम है जो 6 अमोनिया एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, और सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसका अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट एटम के साथ 6 अमोनिया एटम जुड़ा हुआ है। तो ये जो 6 अमोनिया एटम जुड़ा हुआ है यह क्या करेगा, इसमें क्या होगा कि इसका कुछ अरेंजमेंट कैसा होगा, ये पीछे वाला पार्ट है, ये सामने वाला पार्ट है। ठीक, कहने का मतलब ऐसा होगा, ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ पे सेंटर में क्या है, सेंटर में है कोबाल्ट, और यहाँ इस कोबाल्ट के साथ यहाँ पे NH3, 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 और इसके नीचे यहाँ पे NH3। तो 6 NH3 जुड़े होंगे। ठीक, तो 6 NH3 यहाँ पे जुड़े होंगे, लेकिन इसमें फेसेस कितने होंगे। ठीक, तो इसमें 8 फेसेस होंगे। एक फेस ये वाला, ठीक, एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, और ठीक 4 फेसेस इधर ऊपर बन रहे हैं, 2 3 4, और 4 फेसेस नीचे, 1 2 3 और 4। ठीक, तो ये टोटल कितने फेसेस यहाँ पे बनेंगे, 8 फेसेस। तो यहाँ पे 8 फेसेस बनेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कितने फेसेस बन रहे थे, 4, इसलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट था, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे 8 फेसेस हैं इस अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल
जियोमेट्री शो करेगा ये। ठीक इसी तरीके से डिफरेंट टाइप का लिंकेज होगा। सेकेंडरी लिंकेज के अंतर्गत डिफरेंट टाइप का लिंकेज इस मेटल एटम के साथ होगा, और जिसमें जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उस हिसाब से उसका क्या होगा, उसकी जियोमेट्री होगी। उसमें जो ये लिंकेज वाला पार्ट है उसका अरेंजमेंट उसी हिसाब से होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम यह पता कैसे करेंगे कि इसमें ऑक्टाहेड्रली होगा, इसमें टेट्राहेड्रली होगा, या किसी में स्क्वायर प्लेनरी होगा। तो ये सब पता करने के लिए एक्चुअली आगे कई थ्योरी हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बताया जाएगा। जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये सब थ्योरी क्या करती है कि इनका अरेंजमेंट ही बताती है। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग ये सब जानेंगे। अभी इसके अंतर्गत एक छोटा सा सेकेंडरी बैलेंसी के अंतर्गत ये चीज़ बता दिया हूँ। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट। ठीक, उस पार्ट को हम उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।